मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 20 फरवरी 2023 को मंडे के दिन कौसा के एमएम वैली इलाके में एमएम मेज़बान होटल में कलवा मुमरा विधानसभा के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र आवाड ने पत्रकारों से संबोधित करते हुए एक तरफ तो अपने ज़रिए किए गए बहुत सारे कामों को गिनवाया, साथ में जो आने वाले वक्त में जो उनके प्लान्स हैं, जो चल रहे हैं या चलने वाले हैं, उसकी भी उन्होंने जानकारी दी। दूसरी तरफ उन्होंने अपोजिशन का एक तरफ से मुंह बंद करने की कोशिश किया, जिसका कि अपोजिशन ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है और टोरेंट अवार्ड सब लेकर के आए तो मुमरा के आवाम को परेशानी हो रही है। इन सारी चीज़ों का जवाब डॉक्टर जितेंद्र आवाड ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। काफ़ी तीखे सवाल किए गए थे डॉक्टर जितेंद्र आवाड से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमरा के मसाइल को लेकर के। आप देखिएगा किस तरह से डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने इस मसले पर मुमरा के मसाइल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों के सवालों का जवाब दिया। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। सारे राशियों जब कमिश्नर थे उनको रेती बंदर रोड पे लाया, बीच में लाते ही उन्होंने बोल दिया कि जितेंद्र गाड़ी पीछे घुमा, और उसी इसमें उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ रुपया मंजूर करो और ये रास्ता पहला कर दो। ये पहला बदलाव था। अब आप जानते हैं कि जो ब्रिज बना है अटलांटा ब्रिज, उसके आजू बाजू के रास्ते कितने बड़े हुए हैं। जो एक जमाने में एकदम छोटा हुआ करता था वो आज बड़ा हो गया, और ऐसा ही बड़ा स्टेशन तक जाएगा। तो यानी स्टेशन का रास्ता जो कभी किसी ने सोचा नहीं था उतना बड़ा होगा, वो पूरा कंक्रीट का होगा। उसके बाद स्टेशन आया। स्टेशन के हालात क्या थे ये मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज क्या हालात है आपके सबके नजर के सामने है। फिर उसके बाद दीक्षित मैडम और चांद ने मेरे सामने एक बात लाई कि गांव देवी की बहुत औरतें नीचे उतरती है और बॉम्बे कॉलोनी उधर उधर बर्तन धोने का, कपड़े धोने का काम करती है, चलने के लिए रास्ता नहीं है। वो जगह थी मैक कंपनी के हाथ में। जैसे ही हमने रास्ते का काम किए शुरू किया, जिसके लिए 80 लाख रुपए मैंने दिए थे, वैसा ही कंपनी के मालिक में उस जमाने के जॉइंट सीपी थे लक्ष्मी नारायण, उनके पास तकरार कर दी। उन्होंने रोकने की कोशिश की, हम कोर्ट गए, हमने कोर्ट से ऑर्डर लाई और वो रास्ता पूरा हुआ। आज भी रास्ता जगह पे। फिर एक रास्ता जो हमारे नजर में था वो था मित्तल रोड। बड़ी मुश्किल से हमने संजय जायसवाल को पटाया और मित्तल रोड का काम आज मेरे ख्याल से और 8-10 दिन में शब्बे बारात के पहले उसका पूरा लाइट ये वो सब डेकोरेशन सब पूरा हो जाएगा और वो रास्ता खुल जाएगा। पानी के हालात के लिए एमआईडीसी ने बताया था कि तुम जब तक संप और पंप नहीं करोगे तब तक मुमरा के पानी के हाल सुधरेंगे नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा मुमरा के हाल सुधर गए, लेकिन 27 करोड़ रुपए की एक टंकी छोड़ के सब टंकियां हो गई। एक टंकी मेरे ख्याल से देवलीपाड़ा में बाकी होगा, टंकी का काम चालू है, लेकिन बराबर है ना, लेकिन थोड़ा बहुत रुका हुआ है पैसे के कारण। उसके बाद एमएमआरडीए का ब्रिज हुआ। उसके बाद हमारी सरकार थी, तब कैबिनेट डिसीजन हुआ जिसमें मैं मंत्री था, और वो भुगते का जो आगे देवेंद्र फडणवीस जी के गवर्नमेंट ने जो आगे लेके गए काम, वो काम मेरे हम लोग जो उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे उसी कैबिनेट में मंजूर हुआ था।
तो ये बड़े काम मैं गिनवा रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ा काम था कब्रिस्तान। वो आदमी आए क्या? अरे 10 दिन आए। कब्रिस्तान, मुझे लगता है कि खुदा ने मेरे हाथ से काम कोरोना के कारण करवा लिया था। मुमरा में कोई कब्रिस्तान नहीं था। कोसा कब्रिस्तान के हालात खराब थे, जगह नहीं थी, लोग कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे। एक प्राइवेट जमीन पे रिजर्वेशन लाके उस प्राइवेट मालिक को जबरदस्ती करके हमने एक कब्रिस्तान शुरू किया। आज वहां पे 4,500 के ऊपर मैयत दफन है। उसमें से कम से कम 700 मैयत ये कोरोना के हैं। वो जमाना था जब कोरोना के टाइम कोई मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, कोई नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था। किसकी बॉडी है, कौन लाता है, कोई पूछने वाला नहीं था। तब मुमरा के 5-6 नौजवान ऐसे थे जो बॉडी हाथ में लेते थे, घुसल करते थे, उसको मिट्टी भी देते थे। 6 जन के ऊपर कोई आदमी नहीं था कब्रिस्तान में जाने वाला। कोई अगर ये बोले कि मैंने जाके मैं कब्रिस्तान में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने दफनाया, तो पहले 4 महीने में और दूसरी जब दौर आया उसके 3 महीने में कब्रिस्तान में 4 ही आदमी मौजूद हुआ करते थे। जिस 4 आदमियों से मैं हमेशा संपर्क में रहता था। कभी अमरनाथ से फोन आता था, कभी उल्लासनगर से फोन आता था, कभी कहाँ से फोन आता था। लेकिन हमने दिन में तय कर लिया था कि कब्रिस्तान 24 घंटा हर आदमी के लिए खड़ा रहेगा, खुला रहेगा, जो इंसानियत की मांग थी। बंबई में अच्छे कब्रिस्तान को ताला लगा दिया था। हमारे पास हर इलाके के मुर्दे आए जो बेचारे कोरोना से जिनकी मैयत हुई थी, जितने इंतकाल हुआ था, लेकिन अल्लाह खुदा ने हमारे हाथ से ये काम करवा लिया था। तो खुदा की मर्जी थी तो उनको जगह देना, ये खुदा का ये आदेश था। वैसा हुआ, उनको जगह देके जब सभी ने उनको इनकार कर दिया तो हमने वो जगह देके पूरी कर दी। अब लोगों को ये भी मालूम है कि लाइब्रेरी कहाँ बन रही है, लेकिन बोलते लाइब्रेरी बनती ही नहीं है, बन ही नहीं रही है। आपको अगर टाइम हो कल परसों तो मैं आपको जगह बता दूंगा जहाँ लाइब्रेरी का काम जोरों से चालू है। अभी कुछ रोज में ये रास्ता शुरू हो जाएगा। ये रास्ता निकलेगा, ये आई लव कौसा के बारजू से लेफ्ट में जाता है नादुल फला की तरफ। नादुल फला से एक रास्ता निकलेगा, वो जाएगा वाई जंक्शन की तरफ। ये प्रयास इसके लिए है ताकि मेन रोड का ट्रैफिक कम हो जाए। ये अभी तक के काम मैंने गिनवा दिए हैं। अब म्युनिसिपैलिटी की एक पॉलिसी है, AR पॉलिसी, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिजर्वेशन। उस एकोमोडेशन रिजर्वेशन में कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो बांध के देना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास 5-6 रिजर्वेशन है बड़े बड़े, जो बांध के देने पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को, और उसके बदले में उनको बिल्डिंगें बांधने को मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आने वाले 2 महीने में ये मार्केट बन जाएगा, जिसका प्लान हमारे पास तैयार है और इसका अप्रूवल आ गया है। ये स्कूल और कॉलेज है जो प्लान में डाला गया है। ये 2024 के पहले इसके सब के 3 मंजिले पूरे हो जाएंगे। ये है PMT का बस देखो, जो आने वाले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और ये ड्रामा थिएटर है, पर हम उसको उर्दू घर में
उसको बदल रहे हैं कि उर्दू घर बनवाएंगे उसको। ये चारों काम अंडर AR पॉलिसी किए जाएंगे, जिसके प्लान पास करके हमने हमारे पास लिए हैं। रही स्लॉटर हाउस की बात, तो आज क्या तारीख है? 20 फरवरी। मैं फिर से 20 मार्च में तो 22 मार्च को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और स्लॉटर हाउस कहाँ बनने वाला है इसकी एग्जैक्ट जगह बताऊंगा। मेरे पास प्लान है, सब है, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन कंपनियों से हम बात कर रहे हैं। वो बात हमारी अगर सक्सेसफुल होती है तभी हम जाके वो प्लान आपको बताएंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। लेकिन इतनी बात मैं आपके द्वारा मुंब्रा के सभी जनता को बताना चाहता हूँ, मुंब्रा कौनसा शील फाटा, कि भाई स्लॉटर हाउस आने वाले 2024 के पहले, यही नहीं मेरे ख्याल से 2023 फरवरी है, हम 2024 जनवरी तक स्लॉटर हाउस पूरा कर डालेंगे। उसके बाद मुंब्रा में ये देखा जाता है कि गरीबों को शादी करने में दिक्कत होती है, तो हम एक जगह पे आने वाले महीने भर में उसका नारियल फूटने का काम हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा। यानी लाइब्रेरी उठ रही है, वो बड़ा हॉल उड़ जाएगा, ग्राउंड +1 का हॉल बनेगा, कम से कम 1000 लोग वहाँ पे बैठ सकेंगे। तो स्कूलों को भी जब तकलीफ़ होती है कि अपनी गैदरिंग कहाँ करें, अपने वार्षिक सम्मेलन है वो कहाँ करें, कुछ जात जमात रहती है कि उनको भी जगह लगती है, एक हॉल लगता है, वो ऐसा हॉल मुंब्रा के सबसे अच्छे जगह पे हम लेके आ रहे हैं। उसका फाइनल कॉल आ गया है। हॉस्पिटल, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, मैं उनको बताता हूँ कि ये कैशलेस हॉस्पिटल है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में ऐसी सब बीमारियां हैं जो इंसान को होती है, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो डॉक्टर खुद ले लेता है, लेकिन वो सर्विस देते टाइम तुम्हारे से पैसा नहीं लेगा। उसको गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नमेंट से अच्छा पैसा आता है। कोई डॉक्टर लॉस एंड प्रॉफिट में जाके काम नहीं करता है, प्रॉफिट के सिवा कोई धंधे वाला काम नहीं करता है। तो ये मैंने अभी आते आते पूछा, तो ये फाइनल कॉल पे है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का फाइनल होता है आने वाले महीने भर में, तो मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी तक ये हॉस्पिटल किसी एक के ताबे में जाके वो हॉस्पिटल शुरू कर देगा। उसमें भी डायलिसिस मशीन शुरू है, वहाँ पे पीडियाट्रिक्स का ये चालू है, सब इलाज चालू है। हमने सभी ने मिलके प्रयास करके 18 करोड़ रुपए का कोरोना का अस्पताल इधर लाया था, 18 करोड़ रुपया खर्चा करके। उसके जो वेंटिलेटर्स थे वो इम्पोर्टेड थे, फ्रांस से लाए थे, जो किसी भी हॉस्पिटल में थाना में नहीं थे। हमारे पास ICU था, हमारे पास कम से कम 100 वेंटिलेटर्स थे, वेंटिलेटर्स मिलते नहीं थे। एक ज़माना ऐसा आया था कोरोना में, लोगों को बॉडी लेके यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल आने से एक तकलीफ दूर हुई कि लोग आते थे, यहीं पे रहते थे। बड़ा काम। कोकन से 1200 लोग यहाँ पे एडमिट, यानी क्या बोलते उसको, इलाज करवाने आए थे। 1200 लोग बम्बई से आए, क्योंकि मुफ्त में होता था इलाज, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे भी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग उसमें घुस के काम कर रहे थे। मैं चिल्लाता था भी, चिल्लाता भी था कि आप मत जाओ, आपको हो जाएगा कोरोना, बच के रहो। लेकिन ये डेरिंगबाज लोग हैं, इन लोग जाते थे, करते थे। क्योंकि मैं जिस हालात से मैं बाहर आया हूँ, शायद मुझे खुदा ने फिर से आप लोगों की सेवा करने ही भेजा है। मैं इतना एहसान कभी भी नहीं भूल सकता कि आज मैं जिस जगह पे हूँ, जहाँ भी हूँ, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसका है
तो एक शरद पवार जी का और एक मुमरा का। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तो बाप ने मुझे लीड दी, मुझे लीड दे के आमदार बनाया, मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी काम पे ताकत पे मैंने दिखा दिया कि मैं काम कर सकता हूँ। बदलते दिनों में फिर कलवा वासियों को भी पता चला कि यह काम करता है, कलवा वाले भी अपने साथ आए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मुमरा और कलवा साथ साथ में चल रहे हैं। कलवा में एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहाँ कंक्रीटीकरण नहीं हुआ है। आपके जो जहन में था कि एक अच्छी चीज़ हमारे यहाँ बननी चाहिए, जाके हमारे बच्चे घूम सके, तो अब जाके देख सकते हैं कि चौपाटी का काम शुरू हो गया, बड़ी जोर से चल। अब ये सवाल आप पूछेंगे कि आप ये कैसा कह सकते कि आपने किया। मैं नहीं कहता हूँ मैंने किया, पर कंसेप्चुअलाइजेशन, सोचना, ये बड़ी बात होती है। ये 2009 के बाद 2014 का मेरा किताब देखो, उस 2014 के किताब में चौपाटी का मैंने उल्लेख कर दिया है कि चौपाटी बनेगा। हाँ, वहाँ पे जोशी मैडम करके मैडम थी, कलेक्टर। जब उससे बात की उसको ये पसंद आया। उसके पहले जो कलेक्टर था उनका नाम भूल गया मैं, नहीं, उसके पहले जराड़ ने बोला मेरे को, मैं करता हूँ, लेकिन गणेश नाइक ने उसको रोक दिया तो वो कर नहीं पाया। लेकिन मनीष, ये जोशी मैडम ऐसी थी जो किसी की सुनती नहीं थी। उसने हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर लेके आई कि ये ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, कोई इसके ऊपर नहीं रह सकता है। और उसने निकालने के पहले ही खेल हुआ। कुछ बीजेपी के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस जी को जाके बताया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने वो काम रोकने को किया, पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। मेरे और जायसवाल साहब के बहुत अच्छे करीबी संबंध थे। मैंने एक दिन उनको ये पूरा इलाका घूम के बताया और मैंने कहा, पर आप ये काम कर दोगे तो इतिहास आपको याद रखेगा, क्योंकि अगर घूमने आएंगे यहाँ पे लोग, तो लोग अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी, सब जगह से ये चौपाटी पे घूमने आएंगे। और क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मुमरा में, शायद ही कलवा में, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए जगह ही नहीं। उस आदमी ने मेरे प्यार में, मुमरा और कलवा के प्यार में और ठाना के प्यार में, उन्होंने वो मान्यता दी। कुछ एनओसीज बाकी थी, इसलिए देरी लगी, वो एनओसीज आ गई है। अब वहाँ पे चौपाटी काम जोरों से शुरू है। जो एस्केलेटर लोग पूछते थे, सवाल मुझसे ही पूछे जाते थे। मैं बहुत खुश होता हूँ कि मुमरा में चिल्खा भी गिरता है, क्या वो केले का, तो लोग मुझे पूछते हैं। एस्केलेटर नहीं है तो भी मुझे पूछते हैं। किसने कुछ कहा तो उसको कभी भी कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं कुछ कहा तो ऐसे कूदते हैं मेरे पर कि मैं ही समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। तो ये सब काम मैंने आपको दिखाए हैं और मैंने जितने काम किए हैं गिन के दिखाए हैं। मैं कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि नज़र के सामने लाइए 2009 के पहले का मुमरा और नज़र पर लाइए 2009 के बाद का मुमरा। आप 2009 के पहले क्यों ऐसे रास्ते नहीं बना पाए थे और 2009 के बाद क्यों ऐसे रास्ते बने? 2009 के पहले क्यों स्टेशन नहीं सुधरा, 2009 के बाद स्टेशन क्यों सुधरा? 2009 के पहले क्यों रितिबंदर रोड बड़ा नहीं हुआ और 2009 के बाद वो बड़ा क्यों हुआ? 2009 के बाद मित्तल रोड क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया? आज आप देखिए, टोरेंट पे बहस हो सकती है, मैं भी टोरेंट पे कुछ नहीं हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालिए। मुमरा में लाइट अच्छी होने के बाद शायद आपको मालूम नहीं 32 डॉक्टर हुए, 32 डॉक्टर MBBS। जो मैंने परसों क्लिनिक खोला, मेडफोर,
उसमें वो निज़ाम भाई थे, निज़ाम भाई उसके पार्टनर है। हाँ निज़ाम सुबह मेरे को नहीं मालूम। His son's a doctor. his son is a doctor। हमको ये इज्तिमा हो रहा था यहाँ पे, एक लड़का भागते भागते आया, मेरे से हाथ मिलाया। मैंने बोला बेटा क्या करता है तू? तो बोले मैं BARC में इंजीनियर हूँ। कहाँ बोला? BARC में इंजीनियर हूँ। मैंने बोला तू कहाँ गया? तो बोले मैं मुमरा में रहता हूँ साहब। पर इतना ही है कि मैं बाहर घूमता फिरता नहीं हूँ, कि मेरी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है, मुझे लफड़े झमेले में नहीं आना है। तो मैं बोला बेटा बहुत अच्छा। फिर उसने इनके सामने कहा कि साहब डेवलपमेंट अच्छी हुई, मुमरा सुधर गया, अब वो परेशानी नहीं है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि लाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? तो रात बेरात जब लाइट जाती है परेशानी होती है, नींद टूट जाती है, नींद टूटने के बाद नींद आने के लिए घंटे लगते हैं, और उसमें पढ़ाई का जो मसला है शाम के बाद वो अब नहीं आता है। ठीक है अपन बंद कर देंगे वो टोरेंट का जो भी लफड़ा है, आने वाले दिनों में मैं खुद जब टोरेंट में जाके बैठने वाला हूँ, वो भी मसला ख़त्म कर दूँगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुमरा में आया वो है लिटरेसी परसेंटेज का। साक्षरता जो बढ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से बढ़ी। आपको मालूम है 2009 में यहाँ में 1800 रुपये में फ्लैट बेचा जाता था, आज मुमरा में 6000, 5500, 6000 में फ्लैट बेचे जाते हैं। मुझे मालूम नहीं, इनको ही मालूम होगा भाव क्या है। ये बदलाव के कारण यहाँ से लेंगे शीलफाटा तक हजारों बिल्डिंगें ऑफिशियल खड़ी हो रही है, और जहाँ ऑफिशियली लोग रहने को आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है अपने इलाके में रहने के लिए। तो आप देखिए दोस्ती, आप देखिए नाइस वर्ल्ड, आप देखिए अटलांटा, ये सब कौसा के हद के बाहर है, डावला गांव के बाहर है, लेकिन ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से आई। और एजुकेशन भी अच्छा होने लगा, टीचर्स आने लगी। वो डॉक्टर अजहर उसने बताया था कि हम जब पढ़ते थे तब कुछ हद तक टीचर्स उतना दमदार नहीं थी, यानी what I mean to say is, I also couldn't understand that. तो बोले उसके बाद एक बदलाव आया जब टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिखाने लगे। ये बदलाव बोलते हैं उसको। आज मेस्को में एडमिशन लेने जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, आज सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने को जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव पॉपुलेशन कब बढ़ता है? पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद बदलता है, बढ़ता है, नहीं तो कौन क्यों रहने को आएगा यहाँ पे। तो ये और बदलाव आएंगे। और मुमरा में एक बैंक थी, एक बैंक जब मैं आया था, बॉम्बे कॉलोनी के दाभोलकर के रोड पे राइट हैंड साइड पे एक बैंक है, आज मालूम नहीं कितनी बैंकें हैं। मुमरा में लोन नहीं मिलता था, मुमरा में उनको ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, अब लोन मिलते हैं, बैंक खुल रही है। एक ज़माना था कि ATS हो, CBI हो, नहीं तो बॉम्बे क्राइम हो, कभी भी उठ के घुस जाती थी। आप बताइए मुझे, अब कभी कुम्बिंग ऑपरेशन हुआ है, कोई घुसा है यहाँ पर? ये सब मुझे बताइए आप, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम मैंने बताए हैं उसका मुमरा वासियों को बहुत फ़ायदा होगा। खास करके जो हॉकर्स रास्ते पे बैठते हैं उनको बैठने के लिए जगह हो जाएगी। और मुमरा का जो मेन रोड है, जो एक ज़माने में बॉम्बे पुणे रोड हुआ करता था, वो मुक्त हो जाएगा, तो ट्रैफिक क्लियरेंस और हो जाएगा और मुमरा की और तरक्की होती रहेगी। एक रास्ता जो बनेगा वो चुआ ब्रिज को लेके मित्तल रोड को ज्वाइन हो जाएगा, तो रिक्शा से जो कौसा की तरफ जाने वाली आबादी है, अमीराबाद, सुकून, ग्रेस, ये सभी, यानी फिर नादुल फला के वो पट्टी में, वो सबको
एक आसान सा रास्ता हो जाएगा कि आप इधर से कट मारो, अंदर आओ, मित्तल रोड पे आओ और मित्तल रोड पे जाके आप चले जाओ। हमारी कोशिश अब ये है कि कुछ स्कूल्स लाई जाए ताकि मुंब्रा के बहुत बच्चे आइरोली और पनवेल जाते हैं सीखने के लिए, कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स लाई जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ये सब स्कूल्स लाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। लाइट जाती नहीं है तभी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब लाइट जाती है तब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लाइट परवड़ती है, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं उसको दूसरी चीज जनरेटर, ये नहीं परवड़ता है। इंडस्ट्रीज मार खा जाती है खर्चे में। आज एक ज़माने में मैक में लोग गाला बेचते थे, भाई गाला ले लो। आज मुझे जाके बताओ एक गाला खरीद के वहाँ पे लोग गाला नहीं छोड़ते। जो 2009 में जो भाव था, आज उसका भाव 40% म्हणजे 4% ऊपर 4 दाम ऊपर हो गए। तो ये कैसे हुआ? अचानक हुआ। इसको ही बोलता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो भाव आ गया। तो ये काम ऐसा ही नहीं हुआ। इन लोगों ने जो मेहनत की, जैसे मैंने सब ये काम किए, तो अशरीन ने अलमास में सुधराव लाया, शानू ने दरगाह रोड पे सुधराव लाया, किसी ने रशीद कंपाउंड में सुधार लाया, किसी ने जफर शादी महल हॉल के इधर सुधराव लाया, जफर नुमानी ने। सभी नगर सेवकों ने अपने अपने हल्के को संभाला और सुधारा, इसलिए गलियां भी कंक्रीट की हो गई। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप जाइए गोवंडी, आप जाइए भारत नगर, आप जाइए भिवंडी, आप जाइए मालेगांव और बताइए मुझे कि ऐसे रास्ते, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से शहर में। मैं ये कुछ बुढ़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम हुआ है। काम खुदा ने किया है। मैं नहीं कहता कि मैंने किया है। मैं जरिया बन सकता हूँ लेकिन मैं खुदा नहीं बन सकता। तो खुदा ने यह काम मेरे से करवाया और मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे बड़ा बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो मुंब्रा वासियों का है। मैं उनके जो एहसान मेरे पे है, वो एहसानों का बोझ मैं कभी भी उतार नहीं सकता। खुदा हाफिज़, नमस्कार। आज सर मुंब्रा और कलवा का सबसे बड़ा दर्द है टोरेंट, और ये टोरेंट जिस मकसद से मुझे आपके सवाल का जवाब देने दो कि कलवा में कोई आदमी टोरेंट के बारे में बात नहीं करता है। मुंब्रा में बात करते हैं। उनके सवालों का जवाब आने वाले दिनों में टोरेंट के साथ बैठ के हम दे देंगे। टोरेंट का जो मसला है, आप पहले तो हमने आपको बताने की कोशिश की लेकिन आप समझे नहीं कि आपको पहली बात बता देता हूं कि टोरेंट मैंने नहीं लाया था। टोरेंट उस जमाने में आया जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे और भाजपा की सत्ता थी। अब आपने मांग की थी सर। उसने ये नहीं कहा कि आपने मांग की थी, उसने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा कि जितेंद्र आव्हाड को फ्रेंचाइजी के लिए बोल रहा है। मैंने देवेंद्र फडणवीस को एमएसईबी के लिए 12 करोड़ रुपए मांग की थी कि हमारी वायरिंग, हमारे जो भी ट्रांसफार्मर से वो बदलने। वो बोला मेरे को नहीं जमेगा, मैं नहीं दे सकता हूँ पैसे ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमको प्राइवेटाइजेशन के सिवा कुछ नहीं जानता है। तो हम भी हालात हमारे खराब थे। कभी रात को 3 बजे आना पड़ता था, रात को 2 बजे आना पड़ता था। तो मैंने बोला ठीक है करवा लो। टेंडर निकला, वो टेंडर 6 लोगों ने भरा। टेंडर खुलने में नहीं जाता था। मैं मिनिस्टर नहीं था, मिनिस्टर बावनकुळे था, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस था। कंपनी तय करने का मेरा अधिकार नहीं है और प्राइवेटाइजेशन से मुंब्रा में नहीं आया। आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, जिसके लिए ये जो एमएमआर रीजन है उसके लिए 2 जनों ने टेंडर भरा है, एक अडानी ने और एक टाटा ने। ये पूरा जो बीच में स्ट्राइक हुआ, शायद आपको पता होगा, बीच में एक बड़ा स्ट्राइक हुआ। पूरे महाराष्ट्र के एमएसईबी के इंजीनियर ने बंद करवा दिया था प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ।
तब उन्होंने कहा कि तुमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हम रोक नहीं सकते। तो प्राइवेटाइजेशन अब पूरे महाराष्ट्र में आ रहा है। दूसरी चीज कि प्राइवेटाइजेशन भी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का दाम ये गवर्नमेंट तय नहीं करती। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन अथॉरिटी है, MERC, वो अथॉरिटी तय करती है कि तुम्हारे यूनिट का भाव क्या होगा। तो तुम्हारे यूनिट का भाव चंद्रपुर में जो है वही मुंब्रा में है, मालेगांव में जो है वही मुंब्रा में है, अकोला में जो है वही मुंब्रा में है, रत्नागिरी में जो है वही मुंब्रा में है। तो मुंब्रा में कोई भाव बढ़ाता है, रत्नागिरी में कोई भाव कम करता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके मन में अगर कुछ है कि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। वो बात तो सही है। आपने एक वीडियो में कहा था कि टोरेंट से बात की है आपने कि पीडी के जो बिल है वो साइड में रख के न्यू लोग नया कनेक्शन। पीडी के बारे में नहीं बोला था मैंने कहा था आपके पास एमएससीबी के मीटर है, लगे हुए हैं, मीटर निकालो, साइड में रख दो, नया मीटर लगाओ, वो मीटर को इतिहास समझ लो, नए मीटर से आपका कनेक्शन शुरू आ जाएगा, नए मीटर का बिल भर दो। दूसरी चीज, अगर आपके बिल पे बिल आता है और उसके ऊपर टोरेंट का बिल आता है और बाद में साइड में एमएससीबी का बिल आता है, तो आप एमएससीबी का बिल मत भरो, आप सिर्फ टोरेंट का बिल भरो, आपको एमएससीबी बिल के लिए पूछा भी नहीं जाएगा। ये दो बातें मैंने रखी थी और आज भी रख रहा हूँ। लेकिन सर केसेस तो फिर भी हो रहे हैं मुंब्रा के आवाम पर। केसेस उसके बारे में ही आने वाले दिनों में मैं एमएससीबी के उसके मालिक को ही बुलाने वाला हूँ टोरेंट के, और वहीं पे ये फैसला किया जाए। सर प्राइवेटाइजेशन तो अपना ही मसला है, लेकिन उसके बाद में जो प्रशासन आता है वो पार्शियल हो जाता है, उसके बारे में क्या करें? पार्शियल यानी देखिए अभी कितने मसले ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर जो है बिल्कुल सुनवाई नहीं होती, दाढ़ी टोपी बुर्का देख लिए तो वो भगा देते हैं। देखो ये बात मेरे से मत करिए, मैं इस बात से कभी सर नहीं, हम अपना अनुभव बोल रहे हैं। मैं ये हिंदू मुसलमान मानता नहीं हूँ कि ये कंपनी में मुसलमान है। अभी टोरेंट के सभी कॉन्ट्रैक्टर लगभग मुसलमान हैं, ये मालूम है आपको? हाँ, तो देख रहे हैं वो भी कलवा में बहुत से अधिकारी जो है ना वो भी कलवा में काम करते हैं। कभी ऐसी दिक्कत और कंप्लेंट नहीं आई कि ये मुसलमान क्यों कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये बात ऐसी मत करो, ये जो अपने जहन में जाता है ना, ये पूरा माहौल खराब कर देता है। हाथ जोड़ की विनती है कि इसके ऊपर बात आपको ऐसा अगर केस आता है तो मेरे पास लेके आइए, जो वहाँ पे बैठा है उसके कान के नीचे पड़ेगी और न्याय मिल जाए। परसों के दिन भी जो है मैं क्या बोला आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करने वाली चीज नहीं, आप मुझे आके पूछिए, उसको एक झापड़ दूंगा और काम करवा के दूंगा। इंडिविजुअल सवाल कर लो भाई, जिसको फिर बाद में लंबा हो रही। ऐसा है, प्लेग्राउंड आ जाएगा, प्लेग्राउंड तैयार है, 3 एकड़ का प्लेग्राउंड हमेशा के लिए मुंब्रा को अर्पित किया जाए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत सारे जो विकास हुए शहर के अंदर वो आपने गिनवाए, और जो होने वाले विकास उसकी भी आपने बातें रखी, लेकिन सर इतने 3-3.5 किलोमीटर का शहर, लेकिन शौचालय की कमी नज़र आती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं शौचालय के लिए, खासकर महिलाएं वो बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल मोहित भाई आपने पूछ लिया, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा और इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि एक अच्छा सवाल तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया, ये मैं किसी भी हालत में करवा के इसमें कोई बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट अगर आ सकती है तो ले आऊँ। हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल लगता है, जैसे 100 बेड का है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो इतने नज़दीक मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। ट्रैफिक की समस्या काफी बड़ी है। क्या की ट्रैफिक की समस्या, तो वही ट्रैफिक की समस्या को ही जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रास्ते बड़े बनाना, ये नए रास्ते लाना, ये इसी के लिए लाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक
कम हो जाए। सर जब तक जो ट्रैफिक की समस्या है, बीच में मीटिंग भी हुई थी, समीम खान साहब ने एक मीटिंग भी ली थी, उसमें कुछ ट्रैफिक के मुद्दों पर बात हुई थी, जहां पर वैन लाने की देखो बात हुई। ऐसा है कि जब मार्केट तोड़ा जाता है तो आप लोगों की तरफ से ही बातें की जाती है कि मुसलमानों के पेट पे लात मारी जा रही है। जब मार्केट वहां पे रहता है तो आप सवाल पूछते हैं ट्रैफिक क्यों होता है, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? सर प्रशासन भी थोड़ा ढीला है सर, पार्किंग ऐसा है, स्टाफ कम है उनके पास में, वो बोलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खड़े होके कितने बार मार्केट तोड़ा है, मैंने खड़े होके, तो इस बात के ऊपर ज्यादा बहस करना अकेले मार्केट की समस्या नहीं है, पार्किंग वगैरह भी होती है। वो अभी ऐसा है, मार्केट ही हल नहीं है ना सर। जो और मीटिंग उसके अलावा पार्किंग है। समिति में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि पार्किंग बदलापुर और थाना से आदमी आके नहीं करता है। जिसको मैं बोल रहा हूँ मुमरा बदल गया है, तो मुमरा का उत्पन्न भी बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक चेंज इन मुमरा। ऐसा है कि पारसिक नगर में एक जमाने में जो फ्लैट 40 लाख में लिया था लोगों ने, आज वो फ्लैट 1.5 करोड़ में बेच रहे, 1.5 करोड़ में। क्यों? ये लंबी बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल की बात बोल रहा हूँ। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, रास्ते आए, स्टेशन बना, कलवा स्टेशन से ये बना वो बना, सब नज़दीक आ गया, हाईवे नज़दीक आ गया, तो अपने आप एरिया का महत्व। आज घोड़बंदर रोड पे जाओ, हीरानंदानी मेडोज पूछने में, हीरानंदानी स्टेट पूछने के लिए 1.5 घंटा लगता है। मुमरा के नज़दीक कहीं पे पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा से तकलीफ हुई तो, नहीं तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते हो। वही हालत कलवा में है। कलवा में जहाँ कनेक्टिविटी नज़दीक आती है वो शहर बदल जाता है, और कनेक्टिविटी को ही वन पार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। होता है तो मुझे बताइए। एनसीपी के ही नगर सेवक उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था कि एनसीपी के 6 से 7 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल होने कुछ लोग जाने वाले हैं, एनसीपी आ सकता है। शुभकामनाएं। जिनको जाने का है उनको शुभकामना है। मेरे साथ जो बैठे हैं वो मेरे अपने भाई, मेरे अपना खून है, इससे कोई फर्क नहीं करता है। कितनी भी अफवाहें फैलाओ, कुछ नहीं होता है। लोग सभी के बारे में बुरा बात करते हैं, लेकिन लोगों में अच्छाई होती है। और मेरे जितने भी मुमरा के दोस्त यार हैं, जिन्होंने भाई जैसा मुझसे प्यार करके मेरा साथ दिया है, वो मेरे साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। और भी जाने वाले हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या तुम्हारा तो सुनूंगा मैं। अनवर भाई दो सवाल। वो जेब्रा क्रॉसिंग का अपन करवा सकते हो, वो कोई बड़ा काम नहीं है। आए दिन कालसेकर के पास एक्सीडेंट होते, ये सीधा लगता हमने आए दिन कालसेकर एनिमल में, कालसेकर में हॉस्पिटल, कालसेकर में रेनी सीजन में एक्सीडेंट हुआ करते थे। मैं इनका सर 3-4 दिन पहले खुद हुआ है। अरे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने की वजह से ऐसा है कि हमारे यहाँ एक तकलीफ ये है कि ऐसे सवाल आएंगे। मोटरसाइकिल वालों को कौन रोकेगा? एमएम वैली पे हर माँ की कंप्लेंट है मेरे पास कि साहब आके रात को देखो कैसे बिजली करते हैं। अनवर भाई बोलो। अब ये शौक है, अनवर भाई, क्या कर सकते हैं। चलो अनवर भाई आगे बोलो। फिनिश करने का। आप जो तरक्याती कामों की बुक थी, उसमें हज हाउस का भी जिक्र था, तो हज हाउस का क्या? हज हाउस वही एरिया एक बाकी है जिसमें हमको एडजस्ट करना है उसको। तो ये एआर पॉलिसी में हज हाउस आएगा। वो सिर्फ जो उर्दू घर है, वो उर्दू घर के ऊपर कुछ मंजिलें बढ़ा के हज हाउस में होता क्या है, जो हज जाते हैं उनको रहने की सुविधा, एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा। हमारे यहाँ से लोग आएंगे तो सिर्फ कोकन से लोग आएंगे, बराबर है ना। और वो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ भी 201 घर बनाएंगे, ये बनाएंगे। अनवर भाई, पर अभी मुंबई में ऑलरेडी ले लिया, घर में ले लिया ना, तो एक प्रोजेक्ट आ गया ना उधर। तो अपना हिंदू घर जहाँ नहीं हो, उर्दू घर बनेगा, ऊपर हज हाउस बनेगा। बहुत हमारे पास बहुत FSI है जिसको हम
अलग अलग क्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नहीं रुकेगा बस सर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। वो टीएमसी डिपार्टमेंट हो चाहे फायर ब्रिगेड हो, वहाँ पे स्टाफ की कमी है और ये बहुत सालों से ये स्टाफ की कमी है। हमने पुलिस का लेटर दिया, हमने पुलिस का लेटर दिया है, लेकिन अभी सरकार को ही स्टाफ बढ़ाना है, तब स्टाफ बढ़ता है, स्टाफ को ऐसा ही नहीं बढ़ता है। खुदा हाफिज़।